अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आपने अपने स्कूल लेवल पर या किस्से कहानियों में इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में तो सुना होगा। ये पिरामिड आज से तकरीबन 4500 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एंशिएंट इजिप्ट, जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई क्रेन्स थी, ना कोई बुलडोजर थे, तो उन्होंने ये पिरामिड्स किस तरह कंस्ट्रक्ट किए थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं मिस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इस वक्त मिस्र में 118 पिरामिड मौजूद हैं। इस वक्त इजिप्ट में सबसे ज़्यादा मशहूर 3 पिरामिड्स हैं। बाकी पिरामिड्स मौसमी हालात की वजह से तबाह हो गए हैं। लेकिन हम इनमें से सबसे बड़े पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के मुतालिक बात करेंगे। इस पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले हर स्टोन ब्लॉक का वजन तकरीबन 2.5 टन है, जिनको अगर केजी में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 2500 केजी बनता है। और इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में 23 लाख से ज़्यादा स्टोन ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे। आखिर इन पिरामिड की कंस्ट्रक्शन किस तरह की गई, किस तरह इनको परफेक्ट शेप दी गई और इनका पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, इन सब मिस्ट्रीज को साइंटिफिक थ्योरी सामने रखते हुए डिस्कस करेंगे। इस वक्त इजिप्ट में सबसे ज़्यादा मशहूर 3 पिरामिड हैं। इन मशहूर पिरामिड में खुफू पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहते हैं, इसकी हाइट 146.6 मीटर है। फिर दूसरे नंबर पर पिरामिड ऑफ खाफरे आता है, जिसकी हाइट 136.4 मीटर है। और तीसरे नंबर पर पिरामिड ऑफ मेनकाउर आता है, जिसकी हाइट 65 मीटर है। ये पिरामिड 3 बादशाहों ने बनवाए थे। एक्चुअल में खुफू का बेटा खाफरे था और खाफरे का बेटा मेनकाउर था, जिन्होंने रिस्पेक्टिवली इन पिरामिड्स को बिल्ड करवाया था। इस सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे खुफू पिरामिड भी कहते हैं। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन आज के इंजीनियर्स को भी हैरत में डाल के रख देती है कि उस तरह के लोगों ने इसको किस तरह बिल्ड किया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2490 BC से लेकर 550 BC के दरमियान कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए 20,000 वर्कर्स ने लगातार 20 साल तक काम किया, तब जाकर ये एक अजीम पिरामिड कंस्ट्रक्ट हुआ। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से साइंटिस्ट कुछ अलग अलग थ्योरीज पेश करते हैं, जिनमें से हम चंद एक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने इन पत्थरों को किस तरह काटा। कुछ साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि उन्होंने इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए कॉपर टूल्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को पानी के अंदर रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के अंदर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। इस तरह वो इन पत्थरों को परफेक्ट स्क्वायर शेप देने में कामयाब हुए। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ये पत्थरों को किस तरह मूव करवाया। तो एक थ्योरी के मुताबिक ये पत्थरों को मूव करवाने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे और इसको रेत के ऊपर से खिसका कर ले जाते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि वो रेत के अंदर पानी का इस्तेमाल करते थे, जिससे रेत और स्लेज के दरमियान फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाती थी, जिसकी वजह से पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करवाया जा सकता था। इस पिरामिड की हर साइड की लेंथ 230.3 मीटर है, लेकिन बस नॉर्दर्न और साउदर्न एज के दरमियान 4.4 सेंटीमीटर का फ़र्क है, जो कि एक बहुत मामूली सा फ़र्क था। इस पिरामिड की हर साइड का एंगल 52 डिग्री है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। आपकी मालूमात के लिए बता दूँ, इस पिरामिड की साइड एग्जैक्ट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में लाई करती हैं। इस वक्त के लोगों के पास ना कोई कंपास था, ना कोई टेक्नोलॉजी। उस ज़माने के लोगों को किस तरह अर्थ की हर डायरेक्शन का पता था, ये आज भी है। चलिए, हमने बात कर ली कि उन्होंने पत्थरों को काट लिया, उन्होंने पत्थरों को मूव करवा लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर किस तरह रखा। ये 2003 में एक आर्किटेक्ट जीन पाइडीफोर्डी ने पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से रैंप थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक इन पत्थरों के ट्रांसपोर्ट के लिए पहले एक स्लोप बनाई गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर स्लोप और पिरामिड के दरमियान 7 डिग्री का एंगल हो और अगर ब्लॉक का वजन 2.5 टन हो तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.1 हो, तो एक ब्लॉक को ऊपर पहुंचाने के लिए 5418 न्यूटन फोर्स चाहिए। अगर एक वर्कर ब्लॉक को खींचने के लिए एवरेज 150 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो एक पत्थर को ले जाने के लिए 36 वर्कर दरकार होंगे। और अगर इस तरह पिरामिड और स्लोप के दरमियान एंगल बढ़ता जाए तो ज़्यादा वर्कर दरकार होंगे। इस तरह ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को या तो स्पाइरल तरीके से ऊपर ले जाया गया और या तो जिगजैग तरीके से वर्कर्स की मदद से ऊपर तक पहुँचाया गया। अब इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक और थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड नेचुरली तौर पर पहाड़ थे। जिस तरह के बाकी पहाड़ वजूद में आए, इस तरह ये भी सिर्फ एक पहाड़ थे।
फिर बाद में लोगों ने इनको तराश कर एक पिरामिड की शक्ल दी। ये थ्योरी साल 1884 में कुछ साइंटिस्ट ने द फोर्ट वेन जर्नल गजट में पब्लिश की थी, लेकिन काफ़ी हद तक साइंसदान इससे इख्तलाफ करते हैं और कहते हैं कि इस थ्योरी की कोई लॉजिक नहीं बनती और ये बस एक ख्याली तजवीज़ है। कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि इन पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था, क्योंकि इतनी प्रिसीजन से काम आज से 4500 साल पहले इंसान नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर ये तो वही अंगूर खट्टे होने वाली बात ही होगी, मतलब कि जिस चीज़ के बारे में आप कोई एक्सप्लेनेशन ना दे सकें उसके बारे में आप इलॉजिकल सी बातें बनाएं। इस एलियंस वाली थ्योरी की कोई सेंस नहीं बनती और साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को सीरियस भी नहीं लिया। चलें अब इसकी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी इन पिरामिड्स को बनाने का एक आखिरकार एक मकसद क्या था। आर्कियोलॉजिस्ट ये ख्याल करते हैं कि आज से 4500 साल पहले लोगों ने अपने बादशाहों की ममीज़ या मकबरों के लिए ये बनाए थे, लेकिन रिसर्च की गई तो पता चला इन पिरामिड्स के अंदर कोई एक भी ममी या मकबरा दरियाफ्त नहीं हुआ, या फिर शायद उन्होंने इन पिरामिड्स को अपने किंग्स की मोन्यूमेंट्स के तौर पर बनाया था। इनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि शायद ये भी तो हो सकता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हों और वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हों और वो हमसे ज़्यादा एडवांसमेंट्स को जानते हों और आखिरकार उनकी टेक्नोलॉजी उनकी एडवांसमेंट्स भी उनके साथ साथ इस दुनिया से ख़त्म हो गई हों। दोस्तों ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया है ये तो सिर्फ साइंटिस्ट की तरफ से थ्योरीज थी, कोई भी एक्चुअल में ये नहीं बताता कि इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन हुई किस तरह से थी। आज भी इनकी कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो शायद मिस्ट्री ही रहेगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।